नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे और स्रोतों में हमने शिलालेख कवर कर लिए और दान लेख, जिनको हम ताम्रपत्र कहते हैं, वो कवर कर लिए थे। कल हमने सिक्के स्टार्ट किए थे और सिक्कों में हमने लगभग सिक्के क्या होते हैं, इतिहास के जो स्रोत के रूप में सिक्कों को क्या क्या महत्व होता है, हमने कल वाले लेक्चर में देख लिया। और प्राचीन राजस्थान में जितने भी सिक्के प्रचलन में थे वो सारे भी अपन ने कल वाले लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया था। आज हम जानेंगे कि मध्यकालीन राजस्थान में कौन कौन से सिक्के किस किस रियासत में प्रचलन में थे। तो ये थोड़ा पोर्शन थोड़ा लंबा होने वाला है, लंबा मतलब इतना भी लंबा नहीं है, 2 लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजस्थान के सिक्के लेके आए हैं, जिनमें अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, फिर चौहान पढ़ेंगे, मेवाड़ में कुछ सिक्के प्रचलन में थे वो देखेंगे, प्रतापगढ़ वाला एरिया, ये वाला एरिया में जो सिक्के प्रचलन में थे वो देखेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले रीजन में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे ये वाली चीज देखेंगे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वाले सिक्कों में। तो गुर्जर प्रतिहार वाला जो सिक्के हैं वो सेसेनियन सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, कौन से सेसेनियन सिक्के चलाए थे। तो आपको पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाला 6वीं शताब्दी ईस्वी वाला जो रीजन था, उस समय राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हो रहे थे और उसी समय सेसेनियन आक्रमण भी हुए थे। तो सेसेनियन सिक्के उस समय पूरे राजस्थान में प्रचलन में थे। गुर्जर प्रतिहारों को ऑलरेडी युद्ध में इतने व्यस्त रहे, काफी लंबे तक समय तक युद्ध में व्यस्त रहे, तो उनको इतना समय नहीं था कि वो नए रूप में अपने सिक्के प्रचलन में ला सके। तो उन्होंने क्या किया, इन सेसेनियन सिक्कों को अपने अनुरूप ढाल के और अच्छे से इसको इम्प्रिंट करके इनको प्रचलन में ला दिया मध्यकालीन राजस्थान में। तो इससे क्या हुआ, इनका समय बच गया। तो इनको ये जो इनका टाइप है ना, वो सेसेनियन टाइप के सिक्के हैं। यही चीज अपन देखेंगे बाद में मेवाड़ वालों ने भी ऐसे किया था। जो प्राचीन मेवाड़ में भी अपने को बहुत सारे सेसेनियन सिक्के मिलेंगे, इंडो सेसेनियन जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, मिश्रित चांदी और तांबा और चांदी को मिला के ये सिक्के प्रचलन में ले आए। क्योंकि चांदी क्या है, वो थोड़ी सी हल्की होती है ना, तो तांबे से उसकी गठजोड़ अच्छी बन जाती है और वो थोड़ा जो है सॉलिड हो जाता है, उसका जो अंदर का मेटल है वो। ठीक है, तो इस वजह से तांबा और चांदी मिश्रित करके इन्होंने सेसेनियन वाले सिक्कों को प्रचलन में ला दिया गुर्जर प्रतिहारों ने। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लेना। इन सिक्कों में अपन देखते हैं कि यज्ञ कुंड का जो है अपने को एक प्रतीक रूप में यज्ञ कुंड उसमें छपा हुआ मिलता है। इसके अलावा उसमें नागरी भाषा में नागरी शैली जिसको अपन बोलते हैं, तो नागरी में श्री मदाधिवराह लिखा हुआ अपने को दिखाई देता है। तो नागरी में श्री मदाधिवराह और यज्ञ कुंड के साक्ष्य हैं अपने को कौन से सिक्कों में मिलते हैं, गुर्जर प्रतिहारों ने जो सिक्के चलाए। अच्छा, जब गुर्जर प्रतिहारों ने अपना राज्य अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया, जब तो उन्होंने एक सिक्के चलाए, ग्वालियर के जो अभिलेख में अपने को जिक्र मिलता है। तो उन्होंने आदिवराह रूप के सिक्के चलाए, आदिवराह शैली के सिक्के चलाए। तो उन आदिवराह शैली के सिक्कों की एक विशेषता थी। वराह किसको बोलते अपन, जो भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, वराह अवतार, वो शुक्र का अवतार है। ठीक है, तो आदि वराह जो सिक्के थे उस पे भगवान की वराह प्रतिमा का अंकन अपने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आदि वराह सिक्का कहा जाता है। अब मैं आपको एक शब्द बताऊंगा आपको। तो आदि वराह सिक्कों का जो सिक्के जो होते थे ना, उसमें आदि वराह का यहाँ पे अपने को चित्रांकन मिलता है। अब आदि वराह का चित्रांकन बाद में जब इसका डीबेसमेंट हुआ, सिक्कों का जो डीबेसमेंट मतलब मैंने कल आपको समझाया था कि जब सिक्के हैं उनमें से धातु घिसती है, ठीक है, या वो एक साइड ज्यादा मोटे की परत बन जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं डीबेसमेंट या सिक्कों का जो है धातु का घिसना। तो जब धातु घिसी या कुछ हुआ ना, तो उनकी आकृति इस तरीके की बनने लग गई कि वो वराह न दिख के एक गधे के मुंह जैसी अपने को दिखाई देती है। तो गधे के मुंह जैसी दिखाई देती है, तो इसको क्या बोला गया, गधिया शैली। किस शैली के सिक्के माना गया इसको, गधिया शैली के सिक्के। तो गधिया शैली के सिक्के या आदि वराह सिक्कों का बाद में रूपांतरण जब गधिया शैली में हुआ, तो ये अपने को ज्यादातर मारवाड़ वाले रीजन से मिले। ठीक है, गधिया शैली अपने को मेवाड़ में भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा जो सिक्के आदि वराह सिक्के प्रचलन में थे, वो गधिया शैली के सिक्के अपने को कहां से प्राप्त हुए, वो मारवाड़ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो आदिवराह शैली के सिक्के थे ये लगभग 11 से 12वीं शताब्दी तक अपने को मिलते हैं। ठीक है, जब तक मुस्लिम अटैक नहीं होंगे तब तक मारवाड़ वाले रीजन में और राजस्थान वाले बहुत सारे रीजन में
अपने को गधिया शैली के सिक्के प्रचलन में मिलते हैं। और जो आदि वराह वाले जो शैली के सिक्के थे, उनके जो पीछे वाला पृष्ठ था ना, उस पर एक तो सूर्य भगवान का सूर्य चक्र का एक अंकन मिलता है और वराह की प्रतिमा मिलती है अपने को। ठीक है, तो वराह की प्रतिमा के बारे में मैंने इसे समझाया कि जब डिबेसमेंट हुआ तो डिबेसमेंट के तहत क्या हुआ, वो वराह की जो प्रतिमा है वो किस तरीके की प्रतीत होने लगी, गधिया जैसी, है ना। तो इसलिए इसको गधिया शैली के सिक्के कहा गया। इसके अलावा बाद में जो कन्नौज के प्रतिहार हुए, मिहिर भोज और विनायक पाल, उन्होंने आदि वराह द्रम्म प्रचलित में किए। ठीक है, तो द्रम्म एक धातु है जो कि प्रतिहारों ने प्रचलन में लाई। तो ये गुर्जर प्रतिहारों के राजस्थान में तो यही सिक्के प्रचलन में थे। बाकी महत्वपूर्ण अपने राजस्थान के पर्सपेक्टिव से इतना ही काफी है। और ज्यादातर प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आ सकता है कि तांबा मिश्रित चांदी के सिक्के किसने चलाए, सेसेनियन सिक्के कैसे कहां कौन से शासकों द्वारा वापस इम्प्रिंट किए गए, या फिर यज्ञ कुंड किन किन सिक्कों में पाया गया है, या फिर ये उपाधि दे देंगे कि श्री मदा आदि वराह आदि उपाधि किस शासकों के सिक्कों में पाई जाती है। ठीक है, और आदि वराह शैली, गधिया शैली, ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद अपन आते हैं चौहानों के सिक्के। चौहान जो है अपने अजमेर अनिलवाड़ा वाला रीजन जो है, वो वाला सिक्का कौन से थे, अजमेर वाले एरिया में अपने को चौहानों के सिक्के मिले। लगभग 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने को ये सिक्के प्राप्त होते हैं, जो चांदी और तांबे के सिक्के होते हैं। ठीक है, शिलालेखों में देखो ऐसे सिक्के मिले हैं अपने को, लेकिन इतना व्यापक रूप से, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब सिक्के जो प्रचलन में आते हैं उनका इतना व्यापक रूप से प्रचलन क्यों नहीं शो होता है। कई बार क्या होता है, जैसे दूसरी सरकार, जैसे अभी सरकार बदली तो दूसरी सरकार आती थी या दूसरा राजा आता था ना, तो दूसरा राजा क्या करता था, उन्हीं धातुओं का उपयोग करके, जैसे चांदी के सिक्के थे तो चांदी के सारे सिक्के मंगवा लेता था, अपनी टकसाल में वापस इम्प्रिंट करता था और उस पर अपना ठप्पा लगा के वापस प्रचलन में ला देता था। तो जितने कम सिक्के मिले अपने को, उनके आधार पे अपन ये वाला जो ऐतिहासिक जो महत्व है वो निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 11वीं से 13वीं जो शताब्दी है उसमें चांदी और तांबे के बहुत सारे चौहानों ने सिक्के चलाए थे। और इनको जो है शिलालेखों में, क्योंकि अपने को ज्यादातर सिक्के फिजिकल अवस्था में नहीं मिल पाता, अगर किसी शासक ने शिलालेखों में सिक्कों का जिक्र कर दिया तो हमें यह भी पता चल जाता है कि शासकों ने कहीं कहीं सिक्के चला रखे थे जो कि अपने को रियलिटी में नहीं दिखते। जैसे द्रह्म, रूपक, विंशोपक, दिनार, ये सिक्के किसने चलाए थे, ये सिक्के चौहानों ने भी चलाए थे। ठीक है, इसके अलावा नागरी में जैसे शासक बदलता है उस हिसाब से अपने चौहानों के सिक्कों पर जो है उपाधियां बदल जाती थी, सिक्कों पर जो उपाधियां रखी होती थी वो बदल जाती थी। जैसे विसल देव जी आए तो विसल प्रिय द्रह्म, अजय देव आए तो अजय देव द्रह्म या अजय प्रिय रूपक। ठीक है, रूपक चांदी का था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिक्कों पर उपाधियां जो है शासकों के परिवर्तन के साथ साथ उपाधियां भी बदलती जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि अजय राज की जो रानी थी सोमल देवी, उन्होंने भी चांदी के सिक्का इम्प्रिंट कराया था और उस पर जो है उपाधि मिलती है श्री अजय देव नाम से। ठीक है, फिर जब पृथ्वीराज थर्ड जो है वो पानीपत युद्ध में हार जाते हैं तो उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है इस एरिया को कैप्चर कर लेता है और इस एरिया में अपने सिक्के चलवाएगा। तो मैंने कहा क्या कहा था भाई, सिक्के तो उसने वो ही रखे, क्योंकि यार क्या ज्यादातर जो शासक होते हैं ना, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस वाले जो रीजन है यहाँ की जो जनता है वो मेरे पक्ष में रहे। तो उन्होंने इतना व्यापक परिवर्तन ना करके उन्होंने क्या करा, नंदी और लक्ष्मी के अंकन वाले चौहान जो सिक्के थे उन पर सिर्फ ये लिखवा दिया मोहम्मद बिन साम। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे चौहानों के टाइम में प्रचलन में थे वही सिक्के उन्होंने वापस कैरी ऑन किए, कैरी फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि श्री मोहम्मद बिन साम किन शासकों के सिक्कों में लिखा हुआ होता था। तो ये चौहान सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा होता था, लेकिन वो इस तरह से भी लिख सकता था, इस तरह से भी पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी के टाइम पे ये आए थे या किस समय आए थे, है ना। तो वो आप ध्यान रख लेना, कभी कभी पृथ्वीराज थर्ड के टाइम का भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो नंदी और लक्ष्मी के अंकन का सिक्का मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये चौहानों के सिक्के हैं। अब देखो मेवाड़ के भी कुछ सिक्के अपने प्रचलित थे उस टाइम पे। अच्छा, अब मैं एक व्यक्ति का नाम बता देता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप उसको कभी भी इग्नोर मत करना, है ना। उस व्यक्ति का नाम है वेब। ठीक है, तो वेब ने जो है एक बुक लिखी थी, वेब की किताब का नाम है द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। क्या नाम था? द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये कैसे भी एग्जाम में छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे।
तो द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना वेब ने लिखी थी, और वेब ने राजस्थान के लगभग सारी रियासतों के जो सिक्के थे उनका बहुत ही गहन अध्ययन किया था। ठीक है, तो गहन अध्ययन के बाद ये किताब इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने जो है मेवाड़ के जो सिक्कों को मूल रूप से इंडो सेसेनियन सिक्के कहा है। ठीक है, तो मूल रूप से मेवाड़ में प्राचीन काल में इंडो सेसेनियन सिक्के ही प्रचलित थे, और जब हूणों ने है ना, हूणों ने इसको रीप्रिंट करवाया, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे कि एक बार वो शासक आया तो दूसरा शासक भी अपने हिसाब से सिक्के प्रचलन में ला देगा, तो हूणों ने जब इसको दोबारा ढलवाया उसमें टकसाल में, तो इनकी जो शैली है ना वो गधिया रूप में ही प्रचलन में आई। ठीक है, तो ये वैसे ही गधिया जैसे इस तरीके से दिखते थे ना, तो इनका शेप बदल गया। ठीक है, तो शेप बदल गया डिबेसमेंट की वजह से, तो गधिया सिक्के प्रचलन में आए। कौन से? मेवाड़ के एरिया में। ठीक है, तो ये गधिया थोड़े से डिफरेंट है इस वाले गधिया से, ये बात भी ध्यान रख लेना, क्योंकि जब आप स्वयं अपने हिसाब से सोर्सेस से पढ़ते हैं ना, तो आपको कई बार ये गधिया शैली अलग दिखती है, आपको लगता है कि नहीं नहीं मारवाड़ में गधिया शैली प्रचलित थी। नहीं नहीं, मारवाड़ के सिक्के गधिया नहीं थे, मेवाड़ में भी गधिया आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लेकिन वो हूणों ने चलाया था। ठीक है, तो हूण शासकों ने इधर चलाया था, इधर वाले जो गधिया शैली के सिक्के हैं वो गुर्जर प्रतिहारों ने चलाए थे। वो इंडो सेसेनियन अवश्य थे, इंडो सेसेनियन अवश्य थे, लेकिन इसको रिप्रिंट करवा के उसको आदि वराह शैली के सिक्कों के रूप में प्रचलित में किया था, फिर वो उनका शेप बदल के गधिया रूप में वो ढल गए थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं वेब जो है इनको फारस के बादशाह बहराम से कंपेयर करता है कि उन्होंने वहां पे छपवाए थे, और वो सिक्के जो है जब विदेशी आक्रमण होंगे तो राजस्थान में भी वो सिक्के आ गए। तो ये ऐसा कौन मानता है? वेब मानता है। ठीक है, फिर प्राचीन काल में अपन देखते हैं कि सोने का सिक्का चलवाया था बप्पा रावल ने, है ना। अपन मेवाड़ को पढ़ेंगे ना तो और डिस्कस करेंगे। लगभग 115 ग्राम का सोने का सिक्का था, और ये सिक्का जो था वो बप्पा रावल ने खुदवाया था प्राचीन काल में। फिर ज्यादातर जो मेवाड़ के शासक थे वो युद्ध में ज्यादातर बिजी रहे, तो ज्यादा उन्होंने सिक्कों पे या मुद्रा शास्त्र पे इतना काम करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन उदय सिंह जी के टाइम पे जब मुगलों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो उस समय में मुगलों ने एक सिक्का चलाया इस एरिया में, जिसको बोलते हैं अपन एलची सिक्का। ठीक है, ये चित्तौड़ टकसाल में छपवाया गया था। तो अकबर के समय अकबर का सिक्का बोलते हैं इसको ना, अकबर का सिक्का या एलची सिक्का, ये भी ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर के समय एलची सिक्का प्रचलन में आया। ये उदय सिंह जी पे जब अटैक किया था ना अकबर ने, तो उस समय ये सिक्का प्रचलन में यहाँ पे जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लेंगे तो ये एलची नामक सिक्का चलवाएंगे। फिर इसके बाद मुगलों के टाइम में ज्यादा फिर मुगल मेवाड़ संधि हो ही जाती है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वही सिक्का प्रचलन में रहता है एलची। ठीक है, तो ज्यादातर मुगलों के टाइम में। फिर मोहम्मद शाह आ जाता है, औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह ने अपने सिक्के चलवाए, तो उस समय में चित्तौड़ी, भीलाड़ी और उदयपुरी नाम के सिक्के मेवाड़ में प्रचलन में थे। इसके बाद फिर जब अंग्रेज आ गए, मुगलों के समय ज्यादा मौका नहीं मिला, फिर अंग्रेज आ गए, तो स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, और चांदोड़ी भी इन्होंने ही चलाई थी। स्वरूप सिंह जी ने 2 सिक्के चलवाए थे, एक तो स्वरूप शाही और एक चांदोड़ी। चांदोड़ी नाम से चांदी का लग सकता है, लेकिन था सोने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांदोड़ी किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था, चांदोड़ी चांदी का सिक्का नहीं था। ठीक है, इसके बाद तांबे का भी सिक्का प्रचलन में आया उस एरिया में। तांबे के सिक्कों को अपन विभिन्न नामों से जानते हैं, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया। ठीक है, तो एरिया स्पेसिफिक नाथद्वारा वाला एरिया में थे तो नाथद्वारिया। भिंडरिया जो भिंडर वाला एरिया है, भिंडर क्षेत्र, ठीक है, तो वहां भिंडरिया पैसा चलता था, वो एक अपने को जागीरदारी सिक्के भी अपन उसमें देखेंगे। फिर त्रिशूलिया सिक्का होता है ना, जिसपे त्रिशूल बना होता था। भीलाड़ी भीलवाड़ा वाले रीजन में। ठीक है, तो ढींगला, इस तरीके से जो सिक्के चले थे ये सब तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तांबे के सिक्के थे जो मेवाड़ में प्रचलन में थे। इसके अलावा कुछ जागीरदारों ने भी अपने सिक्के चलवाए। तो जागीरदारों ने कौन कौन से सिक्के चलवाए? सलूमगर के जागीरदार, इंपॉर्टेंट जागीरदार, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है पदम शाही नाम का सिक्का चलवाया था तांबे का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। तो मेवाड़ के किस जागीरदार ने पदम शाही सिक्के चलवाए थे? तो पदम शाही सिक्के सलूमगर वालों ने चलवाए थे। फिर भिंडर वालों ने भिंडरिया पैसा चलवाया था। और एक शाहपुरा वाली जो जागीर थी, जो बाद में शाहजहां के समय में बनी थी, ठीक है, तो उन्होंने जो है 11 संदा, जो सोने और चांदी का दोनों का होता है, मैंने 11 इसलिए लिखा था ताकि आपको याद रहने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये 11 संदा सिक्का चलाया। ठीक है, ये सोने और चांदी दोनों का था। ठीक है, तो 11 संदा सोने चांदी का था, और माधोशाही जो सिक्का था वो तांबे का था।
तो शाहपुरा यहीं पड़ता है, मेवाड़ के ऊपर वाला भीलवाड़ा वाला रीजन में शाहपुरा पड़ता है ना। तो उस समय जो है यहाँ पर 11 संधा और माधोशाही नाम के सिक्के प्रचलन में लाए। तो मेवाड़ में इतना ही था। चौहानों में ये महत्वपूर्ण बातें अपन देख ली, गुर्जर प्रतिहारों में देख ली। फिर प्रतापगढ़ वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना प्रतापगढ़ चित्तौड़ के बगल में, तो यहाँ पर ज्यादातर अपने मेवाड़ी सिक्के प्रचलन में थे पहले शुरुआत में, ठीक है। लेकिन जब मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और प्रतापगढ़ को एक अलग रियासत बना दी जाती है बाद में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ वाले जो थे उन्होंने जो है शाह आलम के समय में जो है पहली बार एक सिक्का प्रचलन में आया प्रतापगढ़ में। अच्छा, प्रतापगढ़ की जो टकसाल थी वो 1784 में बनती है सालिम सिंह जी के टाइम पे, ठीक है। तो महारावल सालिम सिंह जी थे प्रतापगढ़ के राजा, उन्होंने शाह आलम जो मुगल बादशाह थे उनके समय में जो है सालिम शाही सिक्के प्रचलन में करवाए। तो सालिम शाही सिक्कों का संबंध कहां से था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। वो जैसलमेर भी ऑप्शन में देगा, जैसलमेर में एक दीवान था सालिम साहब, है ना, सालिम सिंह। तो ऐसे ऑप्शन में आपको फंसना नहीं है। तो सालिम शाही जो सिक्के हैं वो कहां पे प्रचलन में थे, अपने प्रतापगढ़ वाले एरिया में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ वाले एरिया में सालिम शाही सिक्के थे। 1784 में यहाँ पे टकसाल बनती है और इस प्रतापगढ़ टकसाल में सालिम शाही सिक्के जो है मिंट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टकसाल में ढलवाए जाते हैं ये सिक्के। फिर जो है ये तो मुगलों के समय में हुआ। और फिर अंग्रेजों के समय में 1818 में संधि हो ही जाती है, ठीक है। तो इस समय भी सालिम शाही सिक्कों को, जिसको अपन मुबारक शाही लंदन, जो सिक्के थे उन पर एक उपाधि अंकित थी, मुबारक शाही लंदन, ठीक है, लंदन मुबारक शाही। उस समय मुगल बादशाह कौन था, मुबारक शाह, ठीक है। 1818 वाला टाइम है। तो मुबारक शाह उस समय मुगल बादशाह थे और लंदन जो है किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर संधि हो रही है। तो मुबारक शाही लंदन, क्योंकि दो अथॉरिटी हो गई ना, तो मुबारक शाही लंदन करके एक सिक्कों का प्रचलन करवाया गया। इसी को अपन बोलते हैं नया सालिम शाही, है ना। कोई पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे लिख लेना कि नया सालिम शाही जो सिक्का था इस पर कौन सी उपाधि अंकित थी, तो आप ये लिख लेना प्लीज, है ना। तो नया सालिम शाही जो सिक्का था उस पर मुबारक शाही लंदन ये वाली उपाधि अंकित थी, ठीक है। ये 1818 में जो संधि हो जाती है तब ये खुदवाया गया था। अब 1904 में एक घटना घटित होती है कि प्रतापगढ़ वालों के और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वालों के, इन सबके जो है एक 1904 में ये है ना, आप देखोगे 1904 में प्रतापगढ़ वाले भी कलदार चला रहे हैं, 1904 में लगभग अपन देखेंगे डूंगरपुर वाले भी कलदार चला रहे हैं और ये बांसवाड़ा वाले भी कलदार चला रहे हैं। तो इस रीजन में क्या था, एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला जो एरिया था इसमें जो सिक्कों का जब आगमन होता था, ज्यादातर मेवाड़ वाले सिक्के चल जाते थे, ज्यादातर हाड़ौती वाले सिक्के भी इधर आ जाते थे कभी कभी। तो एक व्यापारिक जो था, एक असंतुलन पैदा हो रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि व्यापार में कौन से एक ही सिक्कों से चले। तो इन्होंने इसका जो उपाय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया कि हम आपके यहाँ पे एक सिक्का चलवा देते हैं, आप सब लोग जो है इन सिक्कों को ले आओ। फिर मेवाड़ वालों को भी कह दिया कि आप भी कलदार चलाओ, ठीक है। तो कलदार जो सिक्का था वो लगभग अपने पूरे साउथ राजस्थान वाले रीजन में, इवन अपने को मालवा वाले क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा, गुजरात वाले कुछ एरिया में भी कलदार आपको मिलेगा। तो इस वाले क्षेत्र में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलदार वाले सिक्के चलवा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब तक नहीं रही थी 1904 में, है ना। तो ये अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1904 में कलदार नाम का एक सिक्का चलवाया। उसके बाद न सिर्फ प्रतापगढ़ अपितु डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी कलदार प्रचलन में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं डूंगरपुर के सिक्के। डूंगरपुर में एक अपन विवाद देखते हैं कर्नल निक्सन और वेब के बीच में। कर्नल निक्सन ये मानते हैं कि डूंगरपुर की टकसाल जो थी वो काफी पुरानी टकसाल थी और वहां पर जो है चांदी के त्रिशूलिया और पत्री सीरिया ये सिक्के ऑलरेडी प्रचलन में थे। जबकि फिर वेब ने जब अध्ययन किया इसका अच्छे से, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, डूंगरपुर में जो है वो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के सिक्के चल रहे हैं, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के सिक्के चल रहे हैं। तो डूंगरपुर में जब 1904 से पहले जो है वो क्या था, सिक्के प्रचलन में ही नहीं थे कोई। तो डूंगरपुर टकसाल जो है वो बाद में बनेगी, जहां पर तांबे का पैसा खुदवाया जाएगा। तो उससे पहले डूंगरपुर टकसाल प्रचलन में नहीं थी, ये बात वेब मानते हैं, ठीक है। तो वेब में बोला था कि चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के सिक्के यहाँ पे चल जाते थे, इस वजह से क्या है व्यापारिक समस्याएं आने लगी और 1904 में मैंने कहा था EIC ने कलदार यहाँ पे चलवा दिए। फिर तांबे का जो सिक्का यहाँ पे पैसा प्रचलित था, 160 ग्रेन का पैसा चलता था यहाँ पे तांबे का, ठीक है, जिस पर लिखा होता था सरकर गिरिपुर,
ठीक है, संवत 1917 का था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का था। एक पर इस पर तलवार का चिन्ह अंकित था, तलवार और झाड़ का चिन्ह अंकित था इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप, ये अपने डूंगरपुर के सिक्कों में प्रचलन में था। फिर इसके अलावा बांसवाड़ा वाला सिक्का था। तो बांसवाड़ा वाले जो सिक्के है ना, उसमें सालिम शाह जो है, उन्होंने ये सालिम सिंह जी ने, यहाँ पे बांसवाड़ा में भी एक शासक हुए थे सालिम सिंह जी, तो वो सालिम शाही, सॉरी, बांसवाड़ा में ये सालिम सिंह जी नहीं थे, ये सालिम शाही जो सिक्के थे ना, जो शाह आलम के टाइम पे प्रतापगढ़ ने चलवाए थे, वही सालिम शाही सिक्के यहाँ पे प्रचलित में थे। फिर लक्ष्मण शाही सिक्के यहाँ पे प्रचलन में आए। लक्ष्मण सिंह जी जो थे 1870 में यहाँ के शासक बने और उन्होंने कहा मैं एक नया सिक्का चलवा रहा हूँ, इसको बोलेंगे अपन लक्ष्मण शाही सिक्के। सोने और चांदी और तांबे तीनों में चलवाए उसने सिक्के। तो लक्ष्मण सिंह जी ने सोने चांदी तांबे के सिक्के चलवाए, उसे लक्ष्मण शाही सिक्का कहा गया। 1904 में जो है इसको कौन रिप्लेस कर देगा? कलदार रिप्लेस कर देगा। कलदार सब जगह प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो अब आप एक बार फटाफट से अपन मध्यकालीन राजस्थान के सिक्कों में अपन देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों में सेसेनियन सिक्के जो तांबे मिश्रित चांदी के सिक्के थे वो प्रचलन में थे। यज्ञ कुंड में, ठीक है, यज्ञ कुंड उस पर अंकित होता था और श्री मदादि वराह नागरी में लिखा होता था। आदि वराह शैली के सिक्के थे। मारवाड़ में गदिया शैली प्रचलन में आई, कब तक? 11वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक प्रचलन में थी। फिर आदि वराह द्रम जो है मिहिर भोज और विनायकपाल कन्नौज वालों ने अपने राज्य में चलाए थे, वो मारवाड़ में भी अपने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चौहानों को जो सिक्के हैं उनमें देखते हैं तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास जो है चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। शिलालेख में इसको द्रम, रूपक, विंशोपक, दिनार कहा गया है। नागरी में विशल प्रिय द्रम, अजय देव द्रम, अजय प्रिय रूपक, इस तरीके की उपाधियां अपने को प्राप्त होती है। और अजय राज की रानी सोमल देवी ने श्री अजय देव नाम का एक चांदी का सिक्का प्रचलन में करवाया। और मोहम्मद गौरी के समय में जो है मोहम्मद बिन साम जो चौहानों के सिक्कों पर लिखा अंकित होता था और नंदी और लक्ष्मी का ही उसमें अंकन मिलता है अपने को। फिर मेवाड़ में वेब ने अध्ययन किया था द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, इंडो सेसेनियन सिक्के बताते हैं। इसके अलावा हूणों ने जो है गदिया की शैली के सिक्के प्रचलन में लाए यहाँ पे चांदी और तांबे के। और वेद के अनुसार फारस के बादशाह बहराम ने जो है ये सिक्के प्रचलन में लाए थे। और प्राचीन काल में अपने को देखा जाता है तो बप्पा रावल द्वारा सोने के 115 ग्रैन का सोने का सिक्का चलाया गया था। और मुगल शासक अकबर द्वारा एलची और मोहम्मद शाह द्वारा चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी सिक्के प्रचलन में लाए थे। अंग्रेजों के समय में यहाँ पे स्वरूप शाही और चांदोड़ी सिक्के प्रचलन में हो गए थे। स्वरूप सिंह जी के टाइम पे दोनों सिक्के। फिर तांबे के कुछ सिक्के यहाँ पे प्रचलन में थे, जैसे ढीगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि। और जागीरदार, विभिन्न जो मेवाड़ के जागीरदार थे उन्होंने भी बहुत सारे सिक्के प्रचलन में लाए थे, जैसे सलुम्बर में पद्मशाही सिक्का प्रचलन में था। इसके अलावा अपने देखते हैं भिंडर में भिंडरिया पैसा था। शाहपुरा में 11 संदा जो है वो सोने और चांदी का सिक्का हुआ करता था। और माधोशाही जो सिक्का है वो तांबे का हुआ करता था। ठीक है, प्रतापगढ़ के सिक्कों में अपन देखते हैं तो शाह आलम ने महारावल सालिम सिंह जी के टाइम पे कौन सा सिक्का चलाया था? 1784 में सालिम शाही सिक्का। प्रतापगढ़ टकसाल भी लगभग इसी समय एस्टेब्लिश हुई थी। और नया सालिम शाही सिक्का या मुबारक शाही लंदन जिस पर अंकित होता था वो वाला सिक्का 1818 के बाद जब अंग्रेजों से संधि हो जाती है तब खुदवाया गया था, तब अपने को प्रचलन में आया था। 1904 में समाधान के तौर पे कलदार वाला जो सिक्का है वो लगभग पूरे दक्षिण राजस्थान में सिक्कों में प्रचलन में आ गया था 1904 में। तो डूंगरपुर वाले सिक्कों में कर्नल निक्सन बताते हैं कि चांदी और त्रिशूल या पत्री सीरिया वाले सिक्के जो है पहले से ही प्रचलन में थे, लेकिन वेब बोलता है कि नहीं, ये इस समय जो है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाले सिक्के अपने डूंगरपुर में भी चल रहे थे। लेकिन फिर व्यापारिक समस्याएं आई तो 1904 में ईआईसी ने कलदार, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलदार यहाँ पर भी जो है जारी करवा दिया। फिर तांबे का पैसा जो 160 ग्राम ग्रेन का था और उस पर लिखा हुआ होता था सरकर गिरिपुर और संवत 1917 अंकित था और तलवार और झाड़ की जो है आकृति इस पर बनी हुई थी। इसके अलावा बांसवाड़ा में पहले तो सालिम शाही सिक्का प्रचलन में था, बाद में 1870 में लक्ष्मण शाही सोने और चांदी और तांबे के तीनों के प्रचलन में लाए और 1904 में कलदार ने इसको रिप्लेस कर दिया। ये था आज का हमारा लेक्चर और आपका प्रॉपर रिविजन भी हो चुका है और वैकेंसीज आ गई है। आप निरंतर पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी आपकी समस्या हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप उसको, हाँ, हम कोशिश करेंगे आपका वो निदान कर देंगे उस समस्या का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बाकी कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं, बिकॉज ये क्या फैक्चुअल डेटा है, ज्यादा समझाने का कुछ रहता नहीं है। थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का समझाने का रहता है हम प्रयास करते हैं समझाने का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वापस एक बार फिर से मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।